नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारा जो इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर नंबर इतिहास का तीसरा जो संपूर्ण हल करने वाले हैं हम। इस सेशन को पूरा देखिए, सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ उसमें देता रहता हूँ। अन्य बोर्ड द्वारा जो समय समय पर दी गई जानकारी को आपको अवगत कराता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में मात्र आपके 30 दिन बचे हैं। मेरे साथ लगातार बने रहे, आपको बोर्ड के अंदर इससे 100% फायदा होने वाला है। तो हर एक सेशन को आप देखते रहिए, समय समय पर नई नई जानकारी से अवगत कराता रहता हूं। इसी के साथ ही उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर पर सोमवार से आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। पॉलिटी और हिस्ट्री की 2 क्लासेस शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक चलने वाली है। तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके अलावा दोस्तों, जो इतिहास उत्कर्ष है वो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक बुक लॉन्च किया है, यानी प्रश्न बैंक बुक लॉन्च की है। वह भी आप खरीद सकते हो चाहो तो बाजार से, मगर नहीं खरीद सकते हो तो उसकी संपूर्ण पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और उनको संपूर्ण मैं इस चैनल पर हल भी करवा दूंगा। तो वह भी आप जरूर देखिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बालाकोट और नागेश्वर है जो किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जो शंख की वस्तुएं हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शंख की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दूसरा है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ था। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? मनुस्मृति है। कौन सा है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद दोस्तों कितने हैं? कुल 16 महाजन है। कितने हैं दोस्तों? 16 महाजनों का जो है उल्लेख मिलता है। और आपसे मेरा ये प्रश्न है कि इन 16 महाजनों पदों का उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? 2 ग्रंथ है, 2 धर्मों के 2 ग्रंथ है, वे आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा है कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? कौरव और जो पांडव थे वो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? कुरु वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो इसका आंसर होगा जो सातवां शासक है, इनको क्या उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया था? किसके कहने पर दोस्तों? मोहम्मद तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया था? तो इसका आंसर होगा जो चीन देश की यात्रा पर गया था। किस देश की यात्रा पर? चीन देश की यात्रा पर गया था। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है नयनार किस मत से संबंधित है? जो नयनार संत थे दोस्तों, वह किस मत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शैव मत से संबंधित है। किस मत से संबंधित है दोस्तों? शैव मत से संबंधित है। और आपसे मेरा ये सवाल है कि जो वैष्णव संत थे, कौन दोस्तों? वैष्णव संत थे और दोस्तों किससे संबंधित थे? वह आलवार से संबंधित थे। आलवार दोस्तों किन्हें कहते थे? दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत होते थे उनको कहते थे आलवार। क्या कहते थे? आलवार कहते थे। इसको भी ध्यान में रखना है, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। और ये नयनार आलवार दोनों बोर्ड के अंदर कई बार छप चुके हैं और आपके बोर्ड में भी छप सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर होगा तुलु वंश से था। किससे दोस्तों? तुलु वंश से कृष्णदेव राय का संबंध था। नेक्स्ट बात करते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले कब लागू किया गया? ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। कब किया गया दोस्तों? बंगाल के अंदर लागू किया गया 1700। कब किया गया दोस्तों? 1793 के अंदर ये लागू किया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, घोर आर्थिक मंदी जिस सन में आई वह था। घोर आर्थिक मंदी दोस्तों किस सन में आती है? 1930 के अंदर घोर आर्थिक मंदी आती है। किस सन में आती है? 1930 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मद्रास के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मद्रास के अंदर स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास के अंदर स्थित है। आपसे मेरा सवाल है दोस्तों, ये आपके इस प्रकार के जो प्रश्न है इस लिस्ट को आपको बताना है साथ साथ कि ये किन किन राज्यों में स्थित है। ये किस किस राज्यों में, मद्रास का किस राज्य में स्थित है भारत के, कलकत्ता भारत के किस राज्य में स्थित है और बम्बई भारत के किस राज्य में स्थित है। ऐसे करके आपको बराबर के चिन्ह लगा करें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर जरूर बताना है, क्योंकि ये आपके मानचित्र में आते हैं। तो आप अगर कोई आपको याद होगा कि मद्रास भारत के उस राज्य में है तो आपको अच्छी तरीके से उसको आप लिख करके आओगे, ठीक है ना। कलकत्ता कहाँ है, बम्बई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, इसको भी आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दोस्तों कहाँ किया था? दक्षिण भारत के अंदर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? दक्षिण भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। पहला है, विद्वानों के अनुमान से मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी दोस्तों? 700 थी। विद्वानों के अनुमान से मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कुल कितनी थी? लगभग 700 थी। नेक्स्ट है, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है लठियाल। क्या दोस्तों? लठियाल शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। क्या दोस्तों? लठियाल शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। चौथा है, अवध को क्या दोस्तों? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के रूप में, ठीक है ना। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला की संज्ञा दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पांचवा है, जो शिमला की स्थापना किस युद्ध के बाद होती है दोस्तों? शिमला की स्थापना किस युद्ध के बाद दोस्तों? गुरखा गुरखा के युद्ध के दौरान की गई। किस युद्ध के दोस्तों? गुरखा के का युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई, ये भी ध्यान में रखना। गांधी जी को मार्च 1992 में राजद्रोह के आरोप से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये प्रश्न है जो आपका जो टाइप में गलत हुआ है, टाइप में नहीं हो, संजीव डैशबोर्ड के अंदर भी उन्होंने गलत टाइप कर दिया है, तो उनकी छानबीन हमने निकाली दोस्तों। 1992 तक गांधी जी रहे नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु 1900 कहाँ हो गई? 30 में ही हो गई। तो ये ऐसा क्यों लिख रहा है कि 1992 में राजद्रोह के आरोप से किसको किया? ये तो गलत बात है दोस्तों, उन्होंने गलत किया। इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर होगा 1922। क्या होगा दोस्तों? जो 1922 है ना, 1922 गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। कब दोस्तों? मार्च 1922 के अंदर किया गया था। ये 92 में नहीं है। 92 में किसको किया दोस्तों? कोई गांधी जी भूत बनकर वापस थोड़ी आए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में अधिकतर किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर है, सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में 4:2:1 आकार की ईंटों का क्या होता था? प्रयोग होता था। इसको भी ध्यान में रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र प्रपौत्र से चलती है उसे कहते हैं पितृवंशिकता कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अंतः विवाह किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? अंतः विवाह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतर्विवाह। यानी अंतर्विवाह दोस्तों क्या होता है? अंतर्विवाह समूह, गोत्र, कुल या जाति के बीच होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों आपके 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? पहले तो आपको याद होना चाहिए 4 वर्ण कौन कौन से हैं। 4 वर्ण बताने हैं आपको, कौन कौन से 4 वर्ण हैं वह जरूर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और इनका उल्लेख है जो वैदिक ग्रंथ के अंदर कहाँ उल्लेख किया गया? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेखित किया गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, पांचवा प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? जो फ्रांसवा बर्नियर है ये कौन था, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर होगा, फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार
था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, अब्दुल रजाक समरकंदी ने भारत में किस भाग की यात्रा की थी और कब? दोस्तों यह प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ चुका है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, वापस पूछा जा सकता है, तो इसको तो सही तरीके से वापस से याद कर लेना है दोस्तों। जो 1440 के दशक में अब्दुल रज्जाक ने दक्षिण भारत की यात्रा की। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं अब्दुल रज्जाक। कब करते हैं? 1440 में करते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, बांसवाना के अनुयायी क्या कहलाते तो थे? जो बांसवाना के अनुयायी क्या कहलाते थे दोस्तों? वीर शैव व लिंगायत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वीर शैव व लिंगायत कहलाते थे। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कि दो संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ऐसे कौन से दो संत थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? तो एक थे कबीर, दूसरे थे गुरु नानक, जिन्होंने क्या किया दोस्तों? निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का जो अधिकारी गांव में आता था उसे क्या कहा जाता था? दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है कि राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का जो अधिकारी गांव में जो राजस्व लेने के लिए आता था उसे क्या कहते थे दोस्तों? उसे कहते थे अमला। क्या कहते थे? अमला कहा जाता था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न कि 1875 में पुणे के सूपा गांव में हुआ किसानों का आंदोलन किन के विरोध में था? 1875 में पुणे महाराष्ट्र के सूपा गांव में एक आंदोलन, किसानों का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का किसके विरोध में वह आंदोलन होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर है कि साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरोध में ये आंदोलन होता है। किसके विरोध में होता है? साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरोध में यह आंदोलन होता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, 1875 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों को कौन सी राइफलें दी गई? कौन सी राइफलें दी गई दोस्तों? एनफील्ड राइफलें दी गई। कौन सी राइफलें? एनफील्ड राइफलें दी गई। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता है। दक्षिण भारत के ऐसे दो नगरों के नाम बताना है जिनमें मुख्य केंद्र दोस्तों क्या होता है? मंदिर होता है। तो पहला है दोस्तों मदुरई और दूसरा है कांचीपुरम। कौन सा दोस्तों? पहला है मदुरई, दूसरा है कांचीपुरम। यानी दक्षिण भारत में ऐसे दो नगर है जिनका जो मुख्य केंद्र होता है वो मंदिर होता है। वह कौन कौन से केंद्र है दोस्तों? पहला हो गया मदुरई और दूसरा हो गया कांचीपुरम। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसका चौथा प्रश्न हमारे पेपर का। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। पहला होगा दोस्तों इसका, हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा? मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा है हड़प्पावासी शिव की उपासना करते थे। किसकी दोस्तों? पहला है मातृ देवी की पूजा करते थे, दूसरा है शिव की उपासना करते थे, तीसरा है हड़प्पावासी पशुओं तथा वृक्षों की पूजा भी करते थे। उनका दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? देखिए दोस्तों, पशुओं और वृक्षों की भी पूजा करते थे। उसके बाद चौथा है, हड़प्पा के लोग लिंग और योनि की उपासना भी करते थे। हड़प्पा के लोग जो है लिंग और योनि की दोनों की उपासना करते थे। ये दोस्तों हड़प्पा वासी जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन की विवेचना हमने की है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5वें प्रश्न की। जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती है उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों कई अभिलेख ऐसे भी होते हैं जिस पर किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं होता है, तो उनका हम निर्धारण किस प्रकार से करेंगे कि ये कितना पुराना है, कब का है, इसके बारे में ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा कि जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है ना। जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। उदाहरण थे लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर ए का प्रय इस प्रकार से दोस्तों ए का इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता था। और 500 ईस्वी में ये भय इस प्रकार का लिखा जाता था। इसके अंदर दोस्तों एक चिन्ह दिया गया था, वो छपा नहीं, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, गोत्रों के दो महत्वपूर्ण नियमों के उल्लेख करने हैं। दोस्तों गोत्रों के दो महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। तो पहला नियम है
गोत्र का दो महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था। दोस्तों, विवाह के बाद स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था। दूसरा है, एक ही गोत्र के सदस्यों में विवाह वर्जित था। दोस्तों, एक गोत्र के जो एक स्त्री पुरुष है वो साथ साथ विवाह नहीं कर सकते थे। वर्जित का मतलब है नहीं करना, ठीक है ना। और पहला था, विवाह के पश्चात जो स्त्रियों को पति का गोत्र का माना जाता था। दोस्तों, विवाह करने के पहले स्त्री की गोत्र कौन सी थी, और जब विवाह हो जाता था तो उस स्त्री को उस पति की गोत्र के नाम से जाना जाता था, उनकी गोत्र माना जाता था। ये दोस्तों दो गोत्रों का महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, किताब उल हिंद की रचना अल बिरूनी ने की। ये दोस्तों पुस्तक है, इसकी रचना किसने की, अल बिरूनी ने की। तो इसका छोटा प्रश्न बन सकता है, किताब उल हिंद की रचना किसने की, तो अल बिरूनी ने की। अरबी में लिखी गई, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्यायों में विभाजित है, और इस ग्रंथ में भारतीय धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, 10 रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, बर्नियर ने शहरी समूह में किन व्यवसायिक वर्गों का उल्लेख किया। तो इसका आंसर है, बर्नियर के अनुसार शहरी समूह में चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मूला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक और व्यावसायिक वर्ग थे। कई लोग राजकीय संरक्षण पर आश्रित थे तथा कई अन्य लोग संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में सामान्य लोगों की सेवा द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। ये दोस्तों इसका जो व्यावसायिक वर्गों का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाओं और शेख निजामुद्दीन औलिया के यश के विचारों और फैलने का क्या कारण रहा था। तो इसका कारण बताना है। इसका आंसर है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने अनेक आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया तो और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया, और इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख निजामुद्दीन का यश चारों ओर फैल गया, और उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थ यात्रा आने लगे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां है, विजयनगर आने वाले किन्हीं दो यात्रियों तथा उनके देशों के नाम लिखिए। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, जो विजयनगर आने वाले जो दो यात्री थे उनको बताना है। पहले थे दोस्तों आपने कौन, दोस्तों अब्दुल रजाक। एक विजयनगर दोस्तों आते हैं अब्दुल रजाक, और अब्दुल रजाक किस देश से थे दोस्तों, फारस के थे। दूसरा आता है निकोला कांटी, निकोलो कांटी आता है जो इटली का था। कहाँ का था दोस्तों, इटली का, या जो विद्वान था, ठीक है ना। नेक्स्ट दो यात्री था, अब्दुल रजाक कहाँ का यात्री था, फारस का यात्री था, और दूसरा था निकोलो कांटी जो कि इटली का यात्री था। इसको भी ध्यान में रखना है। कहाँ आते हैं, विजयनगर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है, गणपति एवं अशुभपति से आप क्या समझते हैं। गणपति और अशुभपति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा, गणपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। गणपति का शाब्दिक अर्थ क्या है, छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि गणपति का शाब्दिक अर्थ क्या है, हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्ताना को अशुभपति या घोड़ों का स्वामी की संज्ञा दी गई थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों गणपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, क्या, गणपति, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों विजयनगर के जो लोक प्रचलित परंपरा में जो दक्कन के सुल्तानों को अशुभपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। इसी के बाद में दोस्तों अपन को अशुभपति के रूप में पूछा है, तो अशुभपति को दोस्तों जो दक्कन है ना, दक्षिण भारत के अंदर दक्कन के सुल्तान थे उनको कहा जाता था अशुभपति यानी घोड़ों का स्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, जमींदार को किसान से राजस्व एकत्रित करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक जमींदार जब दोस्तों किसान से राजस्व मांगने आता था तो उनको किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, इसके बारे में बताना है। तो पहली समस्या थी दोस्तों
कभी कभी खराब फसल होने पर किसानों के लिए राजस्व का भुगतान करना कठिन हो जाता। दोस्तों समय के दौर के साथ सब कुछ होता रहता है। कभी हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी खराब भी हो जाती है। तो एक समस्या ये थी कि कभी कभी खराब फसल होने पर किसानों के लिए राजस्व का भुगतान करना कठिन हो जाता था। दोस्तों अगर पास में है ही नहीं तो भुगतान कैसे करेंगे, ये तो अपन भी जानते हैं। तो एक समस्या तो आपको ये लिख करके आनी है। दूसरा है उपज की नीची कीमतों के कारण उपज की नीची कीमतों के कारण भी किसानों के लिए राजस्व का भुगतान करना कठिन हो जाता था। दोस्तों उपज की जो नीची नीची कीमतों के कारण भी किसानों के लिए राजस्व का जो भुगतान करना है वो कठिन हो जाता था। दोस्तों अगर मान लो अब हम फसल बोते हैं, उसको उगाते हैं, मेहनत करते हैं और उसको पूर्णतः पकाने के बाद जब बाजार के अंदर बेचने जाते हैं तो उसका बिल्कुल नीची कीमत है, तो क्या आप दोगे उसको? नहीं दोगे। और फसल दे नहीं पाते थे समय पर, यानी उसको बेच नहीं पाते थे, और बेच नहीं पाते थे तो किसानों को उसको जो किसान आता था वो जमींदार उसको राजस्व किस प्रकार के वसूले, ये समस्या भी एक महत्वपूर्ण थी। तीसरा है कभी कभी किसान जानबूझकर स्वयं भी भुगतान में देरी कर देते थे। कभी कभी किसान दोस्तों वर्तमान टाइम में दोस्तों आपका जो लाइट बिल चल रहा है ना, ये लाइट बिल उस समय का मान सकते हो आप, उनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। उदाहरण दे रहा हूँ कि कभी कभी किसान है वो जानबूझकर क्या नहीं देते थे, जो राजस्व भुगतान है वो नहीं देते थे। तो कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइट का बिल होता है और समय समय पर भरते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या आपकी बार नहीं भरेंगे, यानी जानबूझकर वो लाइट बिल नहीं भरते हैं। इसी को आप उदाहरण से समझ सकते हो। और ये प्रश्न काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। आपको इसके वर्तमान मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया है तो इसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं 13वें प्रश्न की बात करता हूँ। 13वां प्रश्न है ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, यह कथन किसने और वह क्यों कहा था? दोस्तों का अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, ये कथन किसने वह क्यों कहा था? तो इसका आंसर है मेरठ छावनी से प्रारंभ भारतीय सैनिकों का विद्रोह मई जून 1857 ईस्वी में तीव्र गति से देश भर में फैल गया। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था, उन्हें केवल अपनी जान व घर बार बचाने की चिंता थी। इसी स्थिति के संदर्भ में एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि 14वां प्रश्न है अंग्रेजों ने विद्रोहियों के दमन के लिए क्या उपाय किए? अंग्रेजों ने दोस्तों विद्रोहियों के दमन के लिए क्या उपाय किए? पहला है संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर क्या लागू किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। दूसरा है ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई। ब्रिटेन से दोस्तों नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई। तीसरा है जमींदारों तथा किसानों की एकता को भंग करने हेतु जमींदारों का आश्वस्त किया गया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी, ठीक है ना। जमींदारों तथा किसानों की एकता को भंग करने हेतु जमींदारों को आश्वस्त किया गया कि उन्हें उनकी जो जागीरें है वो वापस लौटा दी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट होता था स्वामी भक्ति जमींदारों को पुरस्कृत और विद्रोही जमींदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। ये दोस्तों अंग्रेजों ने विद्रोहियों के दमन के उपाय सोचे थे। तो ये 4 उपाय थे, आपको याद में रखना है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है औपनिवेशिक काल में ग्रामीण इलाकों एवं कस्बों के चरित्र के 2 अंतर बताने हैं। दोस्तों औपनिवेशिक काल में ग्रामीण एवं कस्बा के जो चरित्र है उनके बारे में 2 अंतर बताना है। पहला अंतर है दोस्तों ग्रामीण इलाकों के लोग खेती पशुपालन एवं जंगलों से संग्रहण द्वारा अपनी जीविका का निर्वहन करते थे। इसके विपरीत कस्बा में शासक व्यापारी प्रशासक और शिल्पकार आदि रहते थे। दूसरा है कस्बा एवं शहरों की प्राय किलेबंदी की जाती थी। ये किलेबंदी उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करती थी। ये 2 दोस्तों अंतर है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, आ सकता पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आता है और क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई, इसके बारे में बताना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? मार्च 1942 में भारत आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात का पर बल दिया कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो उसे व्यवसाय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय की रक्षा सदस्य नियुक्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई। दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में भारत आता है और सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि यदि धुरी शक्तियों के जो विरुद्ध
ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो व्यवसाय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय की रक्षा सदस्य नियुक्ति करनी होगी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई। ठीक है ना, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता काल में व्यापार के विकास का वर्णन कीजिए। तो इसका हड़प्पा सभ्यता काल में व्यापार का विकास, पहला है हड़प्पा निवासियों का व्यापार भी उन्नत था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारी थे उसका व्यापार उन्नत था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। दूसरा है नागेश्वर तथा बालाकोट में संघ। इसको दोस्तों मैं इस लाइन को थोड़ा आप ध्यान में पढ़ना, आपके ऊपर एक प्रश्न आ चुका था, नागेश्वर व बालाकोट का संबंध किससे था दोस्तों? संघ के साथ। ठीक है ना, तो नागेश्वर और बालाकोट से संघ। अफगानिस्तान शोर्त गई से लाजवर्द की मणि। तांबा खेतरी से, तांबा कहाँ से? खेतरी राजस्थान से मंगाया जाता था। तीसरा है हड़प्पा के लोगों का ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। ओमान से तांबा मंगाया जाता था। ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। ये दोस्तों इसका हड़प्पा के व्यापारिक विकास का वर्णन हमने किया है, तो आप इसको ध्यान में रखना। अथवा का है मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? दोस्तों इसका आंसर है मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था। एक था निचला शहर, कौन सा शहर दोस्तों? निचला शहर। और एक था दुर्ग। निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला इसके अंदर है दुर्ग मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम भाग में बना हुआ है। जो दुर्ग है और मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम भाग में बना हुआ था। इसके भवन कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने हुए थे। इसके भवन दोस्तों कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। दूसरा है दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर नीचे बनाया गया था। तीसरा है निचला शहर मोहनजोदड़ो के पूर्व भाग में था। यहाँ कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बने हुए थे जो नींव का कार्य करते थे। निचला शहर मोहनजोदड़ो के पूर्व भाग में था। ठीक है ना, और यहाँ कई भवन ऊंचे चबूतरों के पर बने हुए थे जो नींव का कार्य करते थे। नेक्स्ट होता है कि दुर्ग में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जिनमें माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार उल्लेखनीय है। माल गोदाम और विशाल स्नानागार उल्लेखनीय है। निचले शहर में योजनाबद्ध तरीके से बने हुए भवन थे। निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है अभिलेख किसे कहते हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व है, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। दूसरा है इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। तीसरा है अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। अभिलेखों के अंदर दोस्तों इनके निर्माण की तिथि भी खुदी हुई होती है। ये दोस्तों अभिलेखों किसे कहते हैं और इसका महत्व बता दिया हमने। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वें का जो 8वां प्रश्न था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था का विधिवत वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु एक समिति व 6 उप समितियों का गठन किया। दोस्तों क्या किया गया था? एक समिति और 6 उप समितियों का गठन किया गया था, और इन समितियों को पृथक सैन्य गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे एक समिति नौसैनिक गतिविधियों का संचालन करती थी, तो दूसरी समिति सैनिकों को भोजन की व्यवस्था का संचालन करती थी। तीसरी समितियां पैदल सेना का संचालन, चौथी समिति अश्वरोहियों की सेना, पांचवी समिति रथरोहियों की सेना तथा छठी समिति हाथियों की सेना का संचालन करती थी। दोस्तों ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये 6 समितियां थी दोस्तों। इस 6 समितियों के पहले सो आपको ये रखना है कि पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इनका कार्य क्या था, इसको तो पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इसको याद रखना है, ये छोटे प्रश्न के रूप में आ सकती है। ठीक है ना, और ये बड़ा प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता
है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के किन किन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत सहायक है? तो इसका आंसर है कई यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय निकोलो दे कांटी नामक इतावली व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारसी दूत और अफानासी निकितिन नामक रूसी व्यापारी के वृत्तांत प्रमुख हैं। इन सभी ने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी और अपने वृत्तांतों में यहाँ की स्थिति का वर्णन किया। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा है 16वीं शताब्दी में आने वाले यात्रियों ने दुआते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फरनावी नूनिज थे, जिनके वृत्तांतों से विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। ये दोस्तों आपका 19वां प्रश्न, इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं 19वां के 8वां का प्रश्न है, विजयनगर के महानवमी टिब्बा से जुड़े धर्मानुष्ठानों का वर्णन कीजिए। विजयनगर के जो महानवमी टिब्बा से जुड़े दो धर्मानुष्ठान है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो उस विजयनगर के महानवमी टिब्बा से धर्मानुष्ठान, पहला दोस्तों इसके अंदर मूर्ति पूजा। क्या दोस्तों? मूर्ति पूजा। राज्य के अंदर इसके दिन अश्व की पूजा होती थी, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे दोस्तों नृत्य थे, कुश्ती प्रतिस्पर्धा थे, घोड़ों, हाथियों तथा रथों के सैनिकों की शोभा यात्रा होता है। प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी गई जाने वाली औपचारिक भेंट। तैयारों के अंतिम दिन राजा सेना का निरीक्षण करता था। जो इनके दोस्तों जो तैयारों के अंतिम दिन है और राजा क्या करता था? सेना का निरीक्षण करता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और ये प्रश्न आ सकता है। महानवमी टिब्बा के बाद दो धर्मानुष्ठान होता था ना विजयनगर के अंदर, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, चाल से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताएं बताइए। चाल शहर में जगह की कमी और भीड़भाड़ के कारण बम्बई में एक खास तरह की इमारतें बनाई गई जिन्हें चाल का नाम दिया गया था। उनकी विशेषता ये दोस्तों, चाल क्या है? चाल है जो चाल दोस्तों, शहर में जगह की कमी और भीड़भाड़ के कारण मुंबई में एक खास तरह की इमारतें बनाई गई हैं जिन्हें चाल कहा जाता था। ठीक है ना। उसकी विशेषता ये है दोस्तों, पहली है दोस्तों ये इमारतें बहुमंजिला होती थी। दोस्तों ये इमारतें बहुमंजिला होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। दूसरा है इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। तीसरा है इस प्रकार की इमारतों में बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे परिवार रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। ये दोस्तों चाल से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताएं ये आप मैंने बता दी है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ये नेक्स्ट है, हिल स्टेशनों की अंग्रेजों के लिए क्या उपयोगिता थी? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ठीक है ना। हिल स्टेशनों की जो अंग्रेजों के लिए क्या उपयोगिता थी इसके बारे में बताना है। हिल स्टेशनों की दोस्तों अंग्रेजों के लिए बहुत उपयोगिता थी। ये निम्न प्रकार से स्पष्ट है दोस्तों। इसके बारे में बताया गया है कि हिल स्टेशन अंग्रेजों सैनिकों को ठहरने, सीमाओं की चौकसी करने और शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा है, हिल स्टेशनों की जलवायु अंग्रेजों के लिए स्वास्थ्यप्रद थी। दोस्तों हिल स्टेशन वहाँ पर बनाए गए थे जो अंग्रेजों के लिए क्या है? स्वास्थ्यप्रद थे। चौथा है यहाँ अंग्रेज सैनिक हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से मुक्त रह सकते थे। हिल स्टेशन के अंदर जो अंग्रेज सैनिक है वो हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से मुक्त रह सकते थे। तो चौथा है ये हिल स्टेशन सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किए गए थे। यहाँ सैनिकों का विश्राम करने और इलाज करने को लिए भेजा जाता था। दोस्तों ये हिल स्टेशनों की उपयोगिता मैंने बता दी है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। 21वां प्रश्न है हमारा उदाहरण के अंदर, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो इसका आंसर है इतिहासकार के अनुसार यहाँ कम से कम दो प्रतिक्रियाएं कार्य करती है। प्रथम प्रक्रिया क्या है दोस्तों? प्रथम प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्र भी पढ़ सकते थे। दूसरी प्रक्रिया क्या थी दोस्तों? दूसरी प्रक्रिया थी स्त्रियां, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। ये दोस्तों इसके अंदर दो प्रक्रियाएं सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके बाद में समाजशास्त्रियों का मत। समाजशास्त्रियों का मत क्या था दोस्तों? कुछ समाजशास्त्रियों की तरह ये मान्यता थी कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक
विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच एक निरंतर संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है। कहाँ मिलता है? पूरी उड़ीसा के अंदर मिलता है, जहाँ 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता को जगन्नाथ के रूप में प्रस्तुत किया गया और उन्हें विष्णु का एक स्वरूप माना गया। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। स्थानीय देवियों की पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी। कभी वह लक्ष्मी के रूप में भी विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आए। ये दोस्तों इसका 21वां का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21वां का प्रश्न, जो कि किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है, तो इसके बारे में बताना है। उपमहाद्वीप में अनेक मुस्लिम शासकों ने अनेक मस्जिदें बनवाई। इन मस्जिदों की स्थापत्य कला में स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक धर्म का जटिल मिश्रण दिखाई देता है। इन मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की ओर अनुष्ठान जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला और मिनबार यानी व्यासपीठ की स्थापना से चिन्हित होता था। दूसरी ओर स्थापत्य संबंधी कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता दिखाई देती थी, जैसे छत और निर्माण की सामग्री। उदाहरण के लिए केरल में 13वीं शताब्दी में निर्मित एक मस्जिद जिसकी छत मंदिर की शिखर से मिलती जुलती है। दूसरी ओर जिला मेम नसिंग बांग्लादेश में ईंटों की बनी जो अतिया मस्जिद की छत गुबंदाकार जो केरल में निर्मित मस्जिद की छत से भिन्न है। इसी प्रकार श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद के स्थापत्य संबंधी तत्व उपयुक्त दोनों मस्जिदों के स्थापत्य संबंधी तत्वों से अलग है। ये मस्जिद कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम प्रश्न पढ़ते हैं, जो 22वां प्रश्न है कि रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट क्या है दोस्तों? यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतवासियों ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की, परंतु विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए कठोर कानून बनाए। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच के कारावास में बंद किया जा सकता था। दोस्तों 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया और जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच पड़ताल कारावास के अंदर जेल के अंदर डाल दिया जा सकता था। रोलेट एक्ट के पारित किए जाने से गांधी जी का प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने एक काले कानून के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान चलाया और गांधी जी की अपील पर अनेक नगरों की हड़ताल की गई। दिल्ली में लोगों के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिसों ने गोलियां चलाई, जिससे अनेक लोग मारे गए। गांधी जी को पलवल हरियाणा नामक रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इससे भारतवासियों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। पंजाब के लोगों ने रोलेट एक्ट का घोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के स्थानीय नेताओं का गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक विशाल सभा आयोजित की। एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल डायर ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई, जिससे 400 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए थे। इस पर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अथवा के अंदर जो 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वह एक समाज सुधारक एवं आर्थिक सुधारक भी थे, तो स्पष्ट करना है। इसका आंसर है एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी का महत्व तब पता चलता है जब उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाकर एक साम्राज्यवादी ताकत को हिलाकर रख दिया और देश को आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। लेकिन वह एक समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक भी थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको भी थकना नहीं है, गांधी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आपको तो मात्र 90+ अंक ही लाने, तो 90+ अंक लाने से डरिए मत दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। हर एक सेशन को, हर एक प्रश्न के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं दोस्तों, और एक मैं जो उत्कर्ष की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बुक बैंक आने वाली उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो दोस्तों गांधी जी है और एक समाज सुधारक के रूप में प्रथमतः गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की तथा उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट किया। इसका उदाहरण खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़ना था। दूसरे समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जातीय प्रथा का विरोध किया। उन्होंने यथासंभव दलितों का उद्धार किया तथा पहली बार अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किसने किया? गांधी जी ने किया। हरिजन कितना बड़ा नाम है दोस्तों, हरिजन, हरि के जन, ठीक है ना।
उनके उद्धार के लिए हरिजन नामक पत्रिका निकाली। दोस्तों किसके हरिजन पत्रिका निकालने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? अछूता का उद्धार करना। किसका दोस्तों? अछूता का उद्धार करना निकाला। वह छुआछूत के विरुद्ध लड़े तथा सभी वर्गों और धर्मों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर बल दिया। तीसरी, उन्होंने बाल विवाह छुआछूत का विरोध किया तथा भारतीयों को मतांतरों के बीच सच्चा संयम लाने का पर भी बल दिया। दूसरा है आर्थिक सुधार के रूप में भी, एक आर्थिक सुधारक के रूप में भी उन्होंने निम्न कार्य किए। पहला दोस्तों, आर्थिक स्थिति के सुधारे तो उन्होंने चरखा चलाने तथा खादी पहनने पर बल दिया, जिससे देसी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिले। गाँवों के विकास और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, और जिन्हें छोटी पूंजी से व्यापार के सदस्य घर से चलाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने मशीनीकरण की नीति का विरोध किया और इस बात के विरुद्ध थे। मशीनीकरण के बाद के दोस्तों ये गांधी जी विरुद्ध थे कि धन का केंद्रीकरण केवल कुछ ही लोगों के हाथों में जाए। दोस्तों मशीनीकरण से वर्तमान टाइम में धन का जो धन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। धन का जो केंद्रीकरण है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। नेक्स्ट दूसरा है इसके अंदर दोस्तों कि उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों को अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़तालें करने को कहा और भारत के सभी वर्गों से आर्थिक समानता लाने पर जोर दिया। तीसरा है गांधी जी किसानों के हित के लिए लड़े तथा उनकी रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इसके उदाहरण है। गांधी जी ने उपयुक्त कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु वह समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आए और आज़ादी दिलाने के लिए साथ साथ देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा 23वां, भारत के मानचित्र के निम्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में चर्चा करनी है। दोस्तों इसके बारे में चर्चा करनी है राजगीर, नागेश्वर, चंपारण, लखनऊ, श्रावस्ती, मांडा, नासिक और अहमदाबाद। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर नीचे देखिए। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने भारत का मानचित्र लेकर के आया हूँ और भारत के मानचित्र के अंदर ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। पहला इसके अंदर पूछा है राजगीर। क्या पूछा है? ये जो राजगीर पूछा है, राजगीर कहाँ है दोस्तों? ये राजगीर है। जो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? राजगीर। यानी आपको राजगीर कहाँ नजर आ रहा है? राजगीर नजर आ रहा है बिहार। भारत के बिहार राज्य के अंदर राजगीर स्थित है। और राजगीर ये चंपारण भी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में ही स्थित है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर नागेश्वर पूछा है। नागेश्वर कहाँ है दोस्तों? ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। नागेश्वर कहाँ है? चलते हैं नागेश्वर भाई। कहाँ चलते हैं? नागेश्वर। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा राज्य है। ये है राज्य दोस्तों देश का कौन सा राज्य है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य स्थित है। तटवर्ती राज्य, इससे ऊपर राजस्थान आ गया। ठीक है, ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है क्या? नागेश्वर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैं लखनऊ की। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश चलते हैं। ये दोस्तों इतना सा बड़ा सा क्या है? उत्तर प्रदेश है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये लखनऊ स्थित है। यूपी के अंदर कहाँ है? लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो इसके आगे का अथवा का जो मानचित्र है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों अथवा का मानचित्र है। इसके अंदर पहला पूछा गया था दोस्तों श्रावस्ती पूछा गया था। क्या पूछा गया था? श्रावस्ती पूछा गया था। ये श्रावस्ती है और ये कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ये राज्य है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसके अंदर क्या है? मांडा है। क्या है? मांडा। मांडा कहाँ स्थित है दोस्तों? मांडा इसके अंदर ऊपर दिया है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर दे दिया। कहाँ दे दिया गया है? ऊपर लद्दाख के अंदर यहाँ दे दिया गया है। सही बात है, कहीं उसमें तो उत्तर प्रदेश दिया गया था लेकिन ये ऊपर भी सही है। ठीक है ना, लद्दाख के अंदर दे दिया गया। ठीक है, ये ऊपर नया बना था ना, इसके अंदर पहले ये एक ही था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद ये भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नासिक। नासिक दोस्तों ये कौन सा राज्य है दोस्तों? आपको पहले किनारे ये दोस्तों कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर नासिक है। तो चलिए दोस्तों ये आपको कैसा लगा? आज हमने जो हमारा मॉडल पेपर नंबर था 3 इतिहास का उसको पूरा हल कर लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। तो अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी संतुष्ट हूँ। और दोस्तों मेहनत करते रहिए। मात्र 30 दिन बचे हैं। जो विद्यार्थी 30 दिन के अंदर अच्छी तैयारी करेगा वह अंत समय में एक शेर की तरह दहाड़ेगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।